Hello friends, good evening. Good evening friends to all of IAS aspirant, जो friends, जो my dear aspirants, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यानी यूनियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट एंड प्रोविंशियल सर्विसेज यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। आज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। प्रायर लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सिटीजनशिप्स के बारे में, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो माय डियर एस्पिरेंट, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट जो हैं ये आपके मूल अधिकार होते हैं और फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड आर्टिकल्स 12 to 35 में एग्जिस्ट करते हैं। ये एनश्राइंड है पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल 12 to 35 में ये एग्जिस्ट करते हैं, इससे लिए गए हैं। ये ड्राइव करते हैं आपके इंस्पायरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस। कहाँ से लिए गए? हमने ये जो बारो किया था कॉन्स्टिट्यूशंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। मीन्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which we are the rights are given by the Indian constitution to every citizens of the country, that is derived from the constitutions of India and borrowed from the United States of American constitutions. It exists in part third of Indian constitutions and articles from 12 to 35. पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है फ्रेंड्स मगना कर्ता ऑफ इंडिया। इसको हम मगना कर्ता के नाम से भी जाना जाते हैं, भारत का मगना कर्ता कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मगना कर्ता एक्ट ऑफ इंडिया, यानी मगना कर्ता हम इसको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। ये कंटेन करता है जस्टिसाइबल फंडामेंटल राइट्स को। मीन्स आपके फंडामेंटल राइट, आपके बेसिक अधिकार, आपके मूल अधिकार यानी इख्तियारात जिसको आप बोलते हैं, जब वो वायलेट हो जाते हैं, कोई भी एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट उसको वायलेट करता है, तो आपके मूल अधिकार जस्टिसाइबल हैं। कहाँ पे? जुडिशरी के पास। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो यानी अपील कर सकते हो इन द केस ऑफ वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और उन फंडामेंटल राइट के सेफगार्ड के लिए आप कोर्ट में अपील दायर कर सकते हो और अपने जस्टिस के लिए फाइट कर सकते हो। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स एवरी सिटीजन को ग्रांट हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और जब भी किसी सिटीजनशिप के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि अपने फंडामेंटल राइट्स को जस्टिस लेने के लिए, उनको वायलेट ना होने के लिए धारा 226 वो हाई कोर्ट में डायरेक्टली जाके अपील कर सकते हैं जस्टिस के लिए। और अगर वो हाई कोर्ट में ना भी जाना चाहें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं अपने जस्टिस को लेने के लिए। बट डिफरेंस ये रहता है, जब आप अपेक्स कोर्ट में चले जाते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं अपने अपील को लेके, तो फिर वहाँ से डाउन यानी हाई कोर्ट में री अपील के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग अपनी जस्टिस लेने के लिए, फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से बचाने के लिए अपील करते हैं, तो आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, देन आप उस जजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो और वहाँ अपील कर सकते हो। द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इज चैलेंजेबल इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर योर protections of the fundamental right. It is justiciable in the constitutions of India.
एवरी पर्सन जो है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस के, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, रिलीजन का है या किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता है, सबको फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। सबका मूल अधिकार इस नेशन में है जो यहाँ के सिटीजनशिप्स हैं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट का मतलब जो है ये प्रमोट करता है आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को और प्रिवेंट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल ऑफ द कंट्री। कोई भी अथॉरिटेरियन या डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री जब इसको वायलेट करे, उसके एस्टैब्लिशमेंट को ये डिफाइन करता है एंड प्रोटेक्ट करता है आपकी लिबर्टीज़ को, आपकी फ्रीडम ऑफ पीपल को अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। ये ऑपरेट करता है लिमिटेशंस को ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेटरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर्स। शॉर्ट में अगर हम कहें तो इसका टोटल एक ऑब्जेक्टिव है, एक एम है कि एस्टैब्लिश करना गवर्नमेंट लॉ एंड नॉट ए मेन लॉ। टोटल मतलब कि गवर्नमेंट लॉ को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर आदमी का कोई भी कानून नहीं चलेगा इस देश के अंदर। फंडामेंटल राइट का जो नाम है ये इसलिए दिया गया क्योंकि ये गारंटी देता है और प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके मूल अधिकार को, कि कोई भी वायलेशंस हो उसको बचाने का मूल तंत्र अधिकार जो है फंडामेंटल राइट जस्टिसाइएबल हैं। और आप जुडिशरी में इसको कौन इसको गारंटी देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और जस्टिसाइएबल कहाँ है? जुडिशरी में, यानी आपके कोर्ट्स में, हाई कोर्ट हो या पैक्स कोर्ट हो। फंडामेंटल राइट also in the sense that they are most essential for the all round डेवलपमेंट। वो ऑल राउंड डेवलपमेंट कौन सी हैं? जिसके लिए बहुत एसेंशियल्स हैं आपके मटेरियल्स, इंटेलेक्चुअल्स, मॉरल एंड स्पिरिचुअल्स। एवरी इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल्स का एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। उसका इंटेलेक्चुअल है कि उस कितना इंटेलिजेंसी है, कितना इंटेलेक्ट है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। कितना मॉरल वैल्यू रखता है और कितना स्पिरिचुअल है, वो सब उसका बेसिक मूल अधिकार आता है। कोई उससे छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई भी वायलेट उसको नहीं करता है, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कंट्री, हमारी कंट्री का कोई भी एजेंसी। फंडामेंटल राइट जो है फ्रेंड्स, ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर जस्टिसाइएबल राइट्स के जो कंटेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में पार्ट 3। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, द राइट्स नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ आप कोई भी टैक्स आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता है। ये पार्ट 12 में एग्जिस्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। या फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री, ये पार्ट 13 में एग्जिस्ट करता है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है तो एग्राइड पर्सन जो है कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ under Articles 32, which in itself a fundamental right under Part 3. But in case of violations of fundamental right होता है तो वो जस्टिसाइएबल है और ये जस्टिस आपको आपके जुडिशरी से मिलता है और वही इसको प्रोवाइड करता है। इट इज़ ए जस्टिसाइएबल राइट्स। बट इन केस अगर आप अपेक्स कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं तो द एग्राइड पर्सन जो है वो डायरेक्टली मूव कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 226 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फ्रेंड्स 7 हुआ करते थे, बट आफ्टर ऑल 1978 में 44th अमेंडमेंट जब हुआ उसमें एक फंडामेंटल राइट को एबॉलिश यानी अमेंड किया गया, रिमूव कर दिया गया और उसको लीगल राइट यानी कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ओरिजिनल 7 फंडामेंटल राइट आई विल डिस्कस विद यू। सो द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज द राइट टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशंस, नो पर्सन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन केस ऑफ equal or equality on the basis of drinking of waters or whatever
natural materials are existed, everybody have the rights on the natural sources, to utilization it, to freedom, to uh, living and tourism without any restrictions. राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 टू 18 आता है। नेक्स्ट सेकंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 टू 22। राइट टू फ्रीडम यानी आपको हर फ्रीडम आपका मूल अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर अपनी इच्छा से आप मैरिज कर सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर कोई लॉ इम्पोज रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकता है आपको कि आप ये चीज़ नहीं करते हैं, कर सकते। ये आपका बेसिक मूल अधिकार है और आप इसके लिए कोई आपके अधिकारों को वायलेट करता है तो आपके पास आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 232 ये आपके पास अधिकार दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। आप उनके तहत डायरेक्टली मूव कर सकते हो हाई कोर्ट्स के अंदर एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने फंडामेंटल राइट के बचाव में यानी जस्टिस लेने के लिए। थर्ड फंडामेंटल राइट्स, माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट, right against exploitations. Nobody can exploit the other persons. Nobody has a right to exploit the other fundamental rights. Other peoples can freedom which is provided by the constitutions of India to every people. Either he is a male or she is a female. Both women or men have the equal rights, and no man can exploit the women in our country on the basis of sexual harassment, on the basis of, on the ground of job exploitations, on the ground of enslaves, or nobody can have the right to exploit the other people rights in our country. It is the special rights which is set to the fundamental rights and given by the constitutions of India to every citizen, either she male or a female or woman or men, both have the equal fundamental rights existing in our constitution in India. So next fundamental rights, friends, right to freedom of religion. Every persons have the right to pray इन द मोनूमेंट्स एंड मीन्स मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो अपनी इच्छा से जा सकते हैं, कहीं पर भी गॉड को प्रे कर सकते हैं और उन पे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है, उनका फंडामेंटल राइट है। और ये आर्टिकल 23 एंड 24 में एग्जिस्ट करता है, सॉरी 25 एंड 28 में एग्जिस्ट करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस आर्टिकल 23 एंड 24 में एग्जिस्ट करता है एंड राइट अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28 में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ फंडामेंटल राइट, व्हाट इज दैट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल्स 29 एंड 30 में एग्जिस्ट करता है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कल्चर, इंडिया इज द वास्ट कंट्री एंड देयर इज द कंपोजिट कल्चर एंड डाइवर्सिटी इन कल्चरल एरियाज। इसीलिए यहाँ पर मोर देन 3000 लैंग्वेजेस स्पीक की जाती हैं और मोर देन 7 to 8 रिलीजन्स के पीपल्स सिटीजन बनकर इस देश में रहते हैं और सभी को अपना मूल अधिकार है अपने कल्चर को प्रमोट करने का और एजुकेशनल राइट है। सभी कल्चर के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एजुकेशन लेने का, कोई भी इसमें माइनर एंड मेजर नहीं है। सब धर्म के लोग स्कूल्स में जाके इक्वल राइट रखते हैं एजुकेशन को गेन करने का, स्टडी करने का, चाहे वो हाई एजुकेशन है या लोअर एजुकेशन है या फिर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, आपका टेक्निकल एजुकेशन है या फिर हायर एजुकेशन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्स्थ फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट हमने कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए थे, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो करके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किए थे, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंडियंस पीपल्स के अकॉर्डिंग। उसमें एक फंडामेंटल राइट ये भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, और ये अंडर आर्टिकल 31 में आता था। बट आफ्टर दैट कुछ ही समय, कुछ डिकेड्स के बाद 1978 में
1978 में जब 44th अमेंडमेंट आई, उस समय जनता दल गवर्नमेंट हुआ करती थी, एंड दैट वाज अंडर द इन जनता दल गवर्नमेंट मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई brought an amendment, that is 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उन्होंने उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स राइट 31 आर्टिकल 31 जो डील करता था राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, उसको एबॉलिश कर दिया गया और उसको आर्टिकल 300A और पार्ट 12 में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसको लीगल राइट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रखा गया। उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी किसी का कोई मूल अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट 1978 में सिक्स फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 एबॉलिश होता है, और हमारे पास एक फंडामेंटल राइट रिमूव होकर, रिड्यूस होकर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और टोटल आर्टिकल्स आज की डेट में सिर्फ 6 आर्टिकल हैं। तो 6 आर्टिकल्स हमारा आज के डेट में एग्जिस्ट जो कर रहा है फ्रेंड्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। व्हाट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया। अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है, और ये क्या होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि कोई भी एग्राइड पर्सन उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और उसको कोर्ट्स यानी स्टेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट में उसको जस्टिस नहीं मिलता है, तो वो अपनी अपील दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्टली। अगर वो ना भी हाई कोर्ट में जाना चाहे तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं होती हैं किसी भी सिटीजन के ऊपर, और कोई भी सिटीजन आइदर मैन और वोमेन डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं और वहाँ पर अपील दायर कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड करने के लिए और जस्टिस को प्राप्त करने के लिए। तो दैट इज़ ए फंडामेंटल राइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट टू रेमेडीज, and it deals with article 32. Every aspirant should know this is the most important articles, और इस आर्टिकल्स को जब आर्किटेक्ट किया गया ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, तो इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एंड 30 व्हाट इज 30 आर्टिकल 32, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री में इतना बड़ा अधिकार किसी सिटीजन को नहीं मिला है कि वो डायरेक्टली अपने मूल अधिकार के लिए एपेक्स कोर्ट में जाके अपील फाइल कर सकता है। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा है कि इस पर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री का मूल अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्टली अपील अपने जस्टिस के लिए कर सकता है। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, इसी तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी जब डिलीट होता है और फंडामेंटल राइट के लिस्ट से, और 44th अमेंडमेंट में एक्ट में 1978 में उसको लीगल राइट बना दिया जाता है, और लीगल राइट के अनुसार वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसको 300A आर्टिकल में रखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में रखा गया। फीचर्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, किस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया था, क्या इसमें कैरेक्टर्स बनाए गए थे, इसके कैरेक्टर्स क्या है। कुछ जो सम ऑफ देम अवेलेबल हैं ओनली टू द सिटीजन्स, बट कुछ अवेलेबल हैं फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर के लोगों के लिए भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड हैं, और स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकती है, हर टाइप के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती हैं। इसी तरीके से अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल हैं आर नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, ये रीजनेबल एंड नॉन रीजनेबल कौन डिसाइड करेगा, दैट इज इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स कि कौन सी रीजनेबल है और कौन सी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं, ये डिसाइड कोर्ट करता है। इसी तरीके से दे स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन, ये बैलेंस स्ट्राइक करता है कि राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल के बिटवीन में ये बैलेंस मेंटेन करता है।
बहुत सारे लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ देम क्या है इनमें से, बहुत सारे फंडामेंटल राइट इनमें से अवेलेबल हैं अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, with a few exceptions like those against the state's action and against the actions of private individuals. जब राइट्स अवेलेबल हैं अगेंस्ट द स्टेट एक्शन के, only are violated by the individuals, private individuals, so there are no constitutional remedies but only ordinary legal remedies. इनमें से कुछ नेगेटिव करेक्टर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर। कंट्री क्या करता है, कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन, और ये जस्टिसाइबल हैं और अलो करता है पर्सन को मूव होने में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में, और ये एनफोर्समेंट किया जाता है और इनको वायलेट होने से जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, इनको सेव किया जाता है। ये डिफेंड करते हैं सिटीजन्स को और गारंटीड देते हैं उनके मूल अधिकारों को वायलेट ना होने की, उनको वायलेशन से बचाने के लिए। पार्लियामेंट ये सैक्रोसेंट नहीं है या परमानेंट नहीं है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट आर परमानेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है इनको, इनके ऊपर टच करने का, यानी इनको अमेंड करने का, बट ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं ये अमेंड होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनको अमेंड किया जाता है, बट विदाउट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। मैंने प्रीएम्बल्स में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और ये सस्पेंड किए जाते हैं जब भी फंडामेंटल राइट्स, अगर कहीं सस्पेंशन की बारी आती है। मैंने आपको बताया था जब बारोड कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था तो ये स्पेशल प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से लिए थे, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो प्रोविजन था ये हमने जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। अब ये सस्पेंशंस कब होते हैं, ये सस्पेंशंस तब होते हैं जब नेशन में, और करता कौन है, ये पार्लियामेंट हाउस करता है, यानी कैबिनेट इसको सस्पेंशन का ऑर्डर्स निकालते, इसको सस्पेंशंस पास करती है। और ये कब होते हैं, जब कि हमारे देश के ऊपर एमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, और एमरजेंसी प्रोविजंस कौन से हैं, एक्सेप्ट द राइट्स गारंटी, ये तो बाद में बताते हैं, लेकिन एमरजेंसी कब लगती है, जब नेक्स्ट, यानी आपका नेक्स्ट नेबर कंट्री आपके ऊपर एग्रेसिव होके वार सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी एक्सटर्नल एग्रेशंस होता है, तो कंट्री के इंटरेस्ट के लिए एमरजेंसी इम्पोज की जाती है, और उस एमरजेंसी में फंडामेंटल राइट जितने भी हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और ये पार्लियामेंट के पास पावर है। इसमें सिर्फ दो राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21, ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। फर्दर जितने भी 6 राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो गारंटीड दिए गए हैं बाय आर्टिकल 19, वो भी दैट कैन आल्सो बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट हाउस ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन द स्टेट। इंटरनल इमरजेंसी जब लगती है, अब इंटरनल इमरजेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, इंटरनल इमरजेंसी जब डोमेस्टिक में, यानी कंट्री के अंदर वाली कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तब उसको हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, या प्रेसिडेंट रूल भी लगाते हैं वहाँ पर। और उस दौरान, उस ड्यूरेशंस में फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड नहीं होते हैं इंटरनल इमरजेंसी में, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ, या फिर आर्मड रेबेलियन हो, तब भी जो है इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाती है, और तब भी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। ये स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है लिमिटेड होता है अंडर आर्टिकल 31A, और ये क्या सेव करता है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशंस ऑफ एस्टेट्स, और आर्टिकल 31B जो डील करता है वैलिडेशंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो पार्ट 9 में एग्जिस्ट करता है, यानी एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जब हुआ था, ये आर्टिकल 31B में एग्जिस्ट करता है, और ये वैलिडेट क्या करता है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, और ये इंक्लूड किस में है, 9th शेड्यूल में।
यह 9th शेड्यूल में इंक्लूड है। और आर्टिकल 31C जो सेव करता है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर्स हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।